नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस और उसकी फंडिंग पर। यह चर्चा इसलिए आज जरूरी हो जाती है क्योंकि अचानक से जॉर्ज सोरोस के बयान के बाद ये बात खुलकर सामने आ गई है कि भारत में जो लोकतंत्र पे हमलों की बातें हो रही हैं और अचानक से विपक्षी दल ही नहीं, कई निजी संगठन, कई एनजीओ वगैरह भी इसके लिए सामने आने लगे हैं। उनके पीछे फंडिंग कहां से आती है, ये बात लंबे समय से सोची जा रही थी या चर्चाओं में होती थी कि आखिर इतने बड़े बड़े जो संगठन होते हैं अचानक इतनी बड़ी सी रैली कर देते हैं, तो ये फंडिंग कहां से आती है। क्योंकि वो जो झंडे पोस्टर वगैरह आपको दिखते हैं, वो झंडे पोस्टर लाखों लाख की संख्या में अगर बन रहे हो तो वो मुफ्त में तो नहीं बनते, कहीं ना कहीं से इसके लिए पैसा चाहिए। और ये रकम जब झंडे लाखों में होंगे तो रकम जो होगी वो तो करोड़ों में होगी। इतने सारे लोगों को लाने वापस ले जाने का खर्चा होगा, इनके खाने पीने ठहरने के इंतजाम का खर्चा होगा। इतने नेता जो वहां पे आते हैं और भाषण देते हैं और अगली फ्लाइट से चले जाते हैं, तो कोई ना कोई तो होता होगा जो इनके फ्लाइट का किराया दे रहा होता होगा। अपनी जेब से पैसा लगाकर कोई ऐसे आयोजनों में जाता होगा, दफ्तर से छुट्टी लेकर अपने काम को छोड़कर, अपनी कमाई छोड़कर काम करता होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता होगा। तो सबसे पहले जॉर्ज सोरोस के बयान ने जो किया है वो ये है कि उसने ये बात खोलकर सामने रख दी है कि ये पैसा आखिर आता कहां से है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जॉर्ज सोरोस ने अपने बयान में आखिर कहा क्या था। इंडिया इज एन इंटरेस्टिंग केस। इट्स अ डेमोक्रेसी, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. जॉर्ज सोरोस के इस बयान से जो चीजें स्पष्ट होती हैं उनमें से एक बात तो यह है कि इसमें यह पता चलता है कि कई और संगठन थे, सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, कई ऐसे एनजीओ और छोटे दूसरे संगठन थे जो इस दिशा में प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से भारत की जो चुनी हुई सरकार है उसे डिस्टेबलाइज किया जा सके। ऐसी चीजों के लिए जॉर्ज सोरोस के पास अपना खुद का एक ओपन जस्टिस सोसाइटी नाम का एक संगठन है और वो संगठन इस तरह के काम जो कि एनजीओ वाले काम होते हैं, इस तरह के आयोजन, लोगों में जागरूकता लाना, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना, ऐसे काम कर रहा होता है। अगर थोड़े समय पहले तक का हाल देखें तो भारत में जब से ये मोदी सरकार आई है, करीब करीब तभी से ये बातें होनी शुरू हो गई हैं कि एनजीओज पर दबाव बनाया जा रहा है, एनजीओज को हटाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है और कई बड़े नाम जो होते हैं वो ऐसी बातें करने के लिए सामने आते रहे हैं। 2021 के दौर में एनडीटीवी पर ऐसी खबरें आई थी और भी दूसरे ऐसे कई नाम हैं जिसमें अगर आप पत्रकार का नाम लिखने वाले या ओपिनियन आर्टिकल लिखने वाले का नाम देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी किस तरफ से बैटिंग करता है या ये औरत किस तरफ से लिखती है, किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में लिखेगी।
इसका नाम पढ़ते ही पता चल जाता है आपको, कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब ये हमें इस सवाल पर ले आता है कि क्या सचमुच ऐसा है? क्या सचमुच भारत में एनजीओ पर बड़ा ही सख्त पहरा बिठा दिया गया है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, उनकी फंडिंग रोकी जा रही है? तो अगर हम लोग थोड़ा सा ही जांच करके देखते हैं तो एक अशोका यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया था, उस शोध की रिपोर्ट हमें मिल जाती है। थोड़ा सा ही ढूंढने पर यह आपको भी मिल जाएगी, क्योंकि मिंट जैसे जो अखबार है उनमें ये इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से प्रकाशित भी हुए थे। ये जो ग्राफ हैं ये मिंट की रिपोर्ट से ही लिए हुए ग्राफ हैं, और इनमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो गिनती बताई जा रही है कि कई एनजीओ बंद कर दिए गए, कई जो गैर सरकारी संगठन थे उन पर शिकंजा कस दिया गया, तो हम लोग पाते हैं कि ये कुछ साल पहले तक इनकी संख्या 22,000 के लगभग हुआ करती थी, 22,000 कुछ सौ थी, और ये अभी 21,000 कुछ सौ है। मतलब मुश्किल से 500-700 का फर्क आया है। 500-700 संगठन ऐसे हैं जिनके पास अब एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि संख्या ही पूरी तरह कम हो गई है, सिर्फ ये है कि एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप ले सकते हैं या नहीं, विदेशों से चंदा ले सकते हैं कि नहीं, विदेशी मुद्रा में पैसे ले सकते हैं या नहीं, ये चीज जो थी वो बंद हो गई है। और वो भी पूरी तरह सभी संगठनों की बंद हो गई हो ऐसा भी नहीं है। 22,000 पहले थे, 21,000 अभी हैं। मतलब मुश्किल से 500-700 संगठन ऐसे थे जिनके पास कागज पूरे नहीं थे, जो अपनी ऑडिट की रिपोर्ट वगैरह नहीं दे रहे थे, और उन पे कार्रवाई हुई। ये बिल्कुल नॉर्मल कार्रवाई ही लगती है अगर संख्या हम लोग देखें तो। अगर हम लोग रकम में आ जाएं कि भैया आई कितनी रकम और कितने पैसे आए, कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया भारत में, उसे हम लोग देखें तो वो घटता हुआ तो दिखता ही नहीं। जब हम लोग देखते हैं कुछ साल पहले कितना था ये अमाउंट और अभी कितना है ये अमाउंट, तो हम लोग ये देखते हैं कि ग्राफ साफ साफ बताता है कि ये किसी तरह से भी घटा नहीं है। तीसरी सबसे खास बात ये होती है कि इन गैर सरकारी संगठनों का निबंधन कहां पर है, ये रजिस्टर्ड कहां है। तो आप पाएंगे कि दिल्ली में रजिस्ट्रेशन बहुत कम है। नॉर्थ ईस्ट में, जहां की ईसाइयों की आबादी काफी ज्यादा है, वहां ये रजिस्ट्रेशन बहुत कम है। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में विकास थोड़ा धीमा रहा है, ये कोई भी मान लेगा कि बाकी भारत की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में विकास थोड़ा धीमा रहा है। और अभी जब वहां पर पुल और दूसरे हाईवे वगैरह बनने शुरू हुए, रेलगाड़ियां जानी शुरू हुई, ज्यादा फ्लाइट्स आने जाने लगी, तो अचानक लोगों का ध्यान भी, मीडिया का ध्यान भी नॉर्थ ईस्ट पर जाने लगा। दिल्ली के एक बड़े पत्रकार तो यहां तक कह चुके हैं कि भैया नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर है, वहां की खबरें दिल्ली तक पहुंच नहीं पाती। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से नक्शे में देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में इनकी गिनती कम है। महाराष्ट्र में आपको अचानक से ज्यादा दिख जाएंगे। महाराष्ट्र के साथ आपको पालघर की घटनाएं याद होंगी। महाराष्ट्र के साथ आपको यह याद होगा कि ऋतिक रोशन को एक मजाकिया कमेंट करने के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। आपको यह भी याद आ जाएगा कि एक जो चमत्कार दिखाया जा रहा था, चमत्कार के लिए एक व्यक्ति को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। चर्च के पास लगी हुई एक मूर्ति में से अचानक आंसू निकलने लगे थे और उसकी उन्होंने पोल खोल दी थी कि ये सीवेज से आता हुआ पानी लीक कर रहा है, इसकी वजह से उन्हें भारत छोड़कर भागना पड़ा था। उन पर मुकदमों की धमकी 2014 तक जारी रही थी। तो खैर, ऐसी सारी चीजों के लिए आपको महाराष्ट्र याद आ जाएगा। केरल और दूसरे दक्षिण भारत के राज्यों की जहां तक बात है, तो भारत में आज जो आप लव जिहाद शब्द सुनते हैं, ये लव जिहाद शब्द कोई हिंदुत्ववादियों का दिया हुआ शब्द नहीं है। ये लव जिहाद रोमियो जिहाद के नाम से जाना जाता था, और ये शब्द, ये जुमला केरल से ही शुरू हुआ था। केरल में मिशनरियों का, चर्च के पादरियों का एक संगठन है जिसने ये सारी बात शुरू की थी, और पहली बार इस जुमले से भारत परिचित हुआ था। उन इलाकों में ऐसे संगठनों की और ऐसे संगठन को आने वाले पैसे की भरमार है। आगे अगर हम लोग ये देखें कि आखिर कितना पैसा किस संगठन को जाता है, तो यहां पर आपको एक और चीज दिख जाएगी, और यह समझने की बात होती है कि अगर कोई बहुत बड़ी रकम का लेन देन कर रहा हो, कोई बहुत बड़ी रकम हो, करोड़ों की रकम हो जो आ रही हो, तो जो टैक्स एजेंसियां होती हैं, जो भी सरकारी संगठन होते हैं जो इन चीजों पर नजर रखते हैं, उनकी थोड़ी कड़ी नजर रहती है ऐसे संगठनों पर। यहां पर आप पाएंगे सिर्फ 9.1% संगठन ऐसे हैं जिनके पास करोड़ से ऊपर की रकम आई। बाकी सारे संगठन ऐसे हैं, करीब करीब 80 से 90% संगठन ऐसे हैं जिनके पास बहुत
कम रकम आई या रकम बिल्कुल भी नहीं आई। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर रकम दी जाती है। इस तरह से रकम दी जाती है कि उसे ट्रैक करना इतना आसान नहीं रह जाए सरकारी एजेंसियों के लिए, थोड़ा सा मुश्किल बना दिया जाए। तो अगर चतुराई की किसी को भी थोड़ी भी समझ है कैसे ये काम किया जाता है, कैसे ये काम किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा भी कोई सोचे, तो जो सबसे पहली चीज उसे नजर आएगी या पहली चीज वो आपको बताएगा वो ये कहेगा कि रकम छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग लोगों को बांट दी जाए। तो यहां पर शायद वही हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में रकम अलग अलग एजेंसीज को दी जा रही है। करीब 40% जो संगठन है वो ऐसे हैं जो कि 1 करोड़ से कम की रकम लेते हैं, यानी कि इतनी छोटी रकम जो टैक्स और ईडी जैसे संगठनों के रडार पर बहुत आसानी से ना आए। छोटी रकम थी, क्या किया उन्होंने उससे कोई नहीं जानता। बहुत ज्यादा जांच करने के बाद ही इनका पता चलेगा और काफी ज्यादा मैन पावर चाहिए, काफी ज्यादा संसाधन रिसोर्सेज चाहिए ताकि इनकी जांच की जा सके। अब हम लोग चलते हैं, ये देखते हैं कि आखिर ये जो सोरोस की एजेंसी थी जिसके बारे में स्मृति ईरानी भी थोड़ा सा इशारा कर गई हैं। अगर पहले an international entrepreneur who hedges bets against many countries, that George Soros wants a government which is pliable to his needs. He has pronounced funding of over $1 billion, particularly to target leaders like Prime Minister Modi. We as a nation state are witness how Prime Minister Modi has ensured food security for 800 million Indians. The man who broke the Bank of England, a man who is known and designated so by a nation as an economic war criminal, has now pronounced his desire to break the Indian democracy. As you all know, George Soros, an international entrepreneur who hedges bets against many countries, has now declared his ill intentions to intervene in the democratic processes of India. That George Soros wants a government which is pliable to his needs is more than evident from his statements. That he has pronounced funding of over $1 billion, particularly to target leaders like Prime Minister Modi, is significant. इशारा कर गई हैं। अगर पहले हम लोग देखें, थोड़े साल पहले तक का अगर हम लोग हाल देखें, तो सरकार जो होती थी या जो सत्ता पक्ष होता था वो बहुत खुलकर इस विषय में बात नहीं करता था। कोई भी ये बात खुलकर नहीं कह रहा होता था कि विदेशी एजेंसियां ऐसी फंडिंग कर रही हैं जिससे भारत को डिस्टेबलाइज किया जा सके, भारत का जो लोकतंत्र है उसे नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आने लगी है। काफी पहले के दौर में, मतलब इंदिरा गांधी वाला जो दौर था, उस समय ये कहा जाता था कि ये तो विदेशी एजेंट है और ये बड़ा ही बुरा आरोप माना जाता था। लेकिन इधर बीच के कई सालों में ये जुमला कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, ये जुमला आपने शायद नेताओं के मुंह से नहीं सुना होगा। अब ये चीज स्पष्ट हो रही है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। मतलब स्मृति ईरानी के बयान से तो कम से कम यही लगता है। तो स्मृति ईरानी जी के इस बयान के बाद हम लोग चलते हैं वापस सोरोस के उस संगठन पर जिस संगठन की बात हमने शुरू में की थी। ये संगठन आखिर करता क्या है, कैसे काम करता है? तो इस संगठन के एक सलील शेट्टी नाम के आदमी का नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा है। जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो और कोई नहीं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री यानी मनमोहन सिंह जी की सुपुत्री हैं। इन दोनों का नाम सामने आ रहा है। हम लोग देखें कि ये काम क्या करते हैं। तो ये ओपन जस्टिस सोसाइटी जो संगठन है उससे लंबे समय तक जुड़े हुए हैं।
जो हमारे सलील शेट्टी हैं वो बड़े अनोखे काम करते हैं। जो शाहीन बाग में हुआ था वैसे आयोजन में ये शामिल रहे हैं, जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी ये शामिल रहे हैं, और इसके लिए आपको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई रिसर्च एजेंसीज लगाने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें उन्होंने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पे कर रखी है, जहां से हम लोग ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। तो एक एक करके आप देख सकते हैं, जो भी आपको भारत विरोधी गतिविधियां लगेंगी उन सब में ये सलील शेट्टी शामिल रहे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो स्टेन स्वामी नाम के एक व्यक्ति का मुकदमा हो जिसे ईसाई पादरी बूढ़ा बताकर और काफी बचाया जा रहा था, काफी विवाद भी हुआ था इस बात पर, क्योंकि वो एक सीपीआई के दफ्तर में कथित रूप से नजरबंद किए गए थे। घर में नजरबंद करने के बदले सीपीआई के कार्यालय में क्यों उन्हें नजरबंद किया गया था पता नहीं। कार्यालय भी ऐसा था जहां पर लोग हर रोज कई युवा मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने आते थे, मतलब मारपीट कैसे की जा सकती है उसकी ट्रेनिंग लेने आते थे। हर रोज उनका जमावड़ा वहां लगता था और उस मकान में कथित रूप से इन्हें नजरबंद रखा गया था। अब ऐसी कैसी नजरबंदी जहां पर लोगों का आना जाना लगातार जारी हो, वहां पर नजरबंदी का कोई फायदा होता होगा या नहीं होता होगा ये तो पता नहीं। खैर, तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनके कारनामे और क्या क्या रहे हैं। तो सबसे मजेदार कारनामा आपको दिखेगा कि कांग्रेस के साथ सलील शेट्टी हाल में ही नजर आए थे। जो तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी उसमें सलील शेट्टी कुछ ही दिन पहले नजर आए थे। राहुल गांधी के बिल्कुल बगल में आप इन्हें देख सकते हैं। ये भी उनके ही ट्वीट से, उनकी ही पोस्ट से पता चलता है। दूसरी जगहों से भी आपको ये खबर मिल जाएगी, उनमें आप देख सकते हैं। तो ये जो सारा कुछ अंबानी पर हमले के नाम पर हो रहा है, ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पूंजीपति का दूसरे पूंजीपति पर हमला ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी कवायद भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए हो रही है। किसी तरह से उसकी जो अर्थव्यवस्था है, जिससे कि अचानक लोगों को डर लगने लगा है, अचानक उसके ग्रोथ से लोगों को दिक्कत होने लगी है। कोरोना काल में जब सब लोगों की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही थी तो भारत की अर्थव्यवस्था पर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसके अलावा जो बाकी चीजें थी, जैसे कि कोविड का टीकाकरण वगैरह जो था, उसकी वजह से भारत का गुडविल जो होता है, जो भारत के पक्ष में अच्छी राय होती है, वो कई देशों में बनती रही। और जो भारत के विरोधी थे वो अपने आप ही अपनी नीतियों के कारण ही एक एक करके ध्वस्त होते रहे। तो इसकी वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, इससे कई लोगों को दिक्कत होने लगी। और खास करके सोरोस जैसे लोग जो हैं, जो हमेशा से, करीब करीब हमेशा से, मतलब आप सोच लें कि पिछले करीब 20 साल 50 साल का आप अगर दौर देखेंगे तो सोरोस जैसे लोग जो हैं वो कई देशों की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, सत्ता परिवर्तन करवाने के लिए, तख्ता पलट करवाने के लिए जाने जाते हैं। ये लोग कई देशों की सरकारों को ही नहीं डिस्टेबलाइज कर चुके हैं, ये लोग कई देशों के जो लोकतंत्र है उसकी हत्या करके वहां पर डिक्टेटरशिप बिठा चुके हैं। तो ऐसा डिक्टेटरशिप भारत में आएगा या नहीं आएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोग कितने चौकस हैं, ऐसे हमलावरों के बारे में हमारी जानकारी कितनी है, ऐसे हमलावरों से हम कितने सचेत रहते हैं। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, और क्या सुनकर नहीं मानना, ये सब भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद है आप भी कोशिश करेंगे जानने की कि ये सोरोस आखिर है कौन। एक बार थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च कीजिए और देखिए कि आखिर ये हमला करता कैसे है। थोड़ा सा सर्च अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ बड़ी बड़ी एजेंसियां ही नहीं, कई ऐसे छोटे संगठन भी होते हैं जिनको आप न्यूज का संगठन मानते हैं, जैसे कि ऑल्ट न्यूज हो गया, जैसे क्विंट हो गया, वायर हो गया, कारवान हो गया। ऐसे बहुत सारे न्यूज के जो पोर्टल बना लिए जाते हैं, उनके जरिए भी ये हमला किया जाता है। उनके जरिए भी आपकी सोच को परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है। ऐसे सारे हमले आपको बहुत आसानी से नजर आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप अडानी पर होते हुए हमले देखेंगे तो 2021 के दौर से अडानी पर हमले के लिए खास तौर पर अलग से एक वेबसाइट बना करके चलाया जा रहा है। और अगर 3 साल 4 साल से कोई वेबसाइट चल रही है तो वो मुफ्त में नहीं चल रही होगी। वेबसाइट चलाने का खर्चा होता है, वेबसाइट पर लिखने का खर्च होता है, वेबसाइट के लिए आपको एक किराया देना पड़ता है, वेबसाइट का एक डिजाइनर होता है जिसको आप पैसे दे रहे होते हैं, वेबसाइट पर जो तस्वीरें लगी हुई होती हैं वो मुफ्त की नहीं आती, उसके लिए भी किसी फोटोग्राफर को आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारा पैसा आ कहां से रहा है, ये सोरोस का नाम देखते ही अब आपको आसानी से पता चल जाएगा। यानी कि टुकड़े टुकड़े गिरोह जिसे हम लोग कहते थे, जिसका आपने नाम सुना है, जिसके
हंगामे आपने पिछले कुछ वर्षों में कई बार देखे हैं। इसकी फंडिंग कहां से होती थी, इसके झंडों के पैसे कहां से आते थे, इसके लिए जो लोग अचानक जुट जाते थे, ये जो भीड़ अचानक इकट्ठा हो जाती थी, ये फंड कौन कर रहा होता था, ये अब काफी हद तक साफ हो गया है। और हमला विदेशी हमला ही है, ये आप माने या ना माने स्पष्ट तो है ही। आगे हम लोग किसी और चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। उम्मीद है तब तक आप अडानी विवाद पर ऐसी चीजों को जांच कर एक बार खुद से देखना चाहेंगे कि जो समाचार आपको बता रहे हैं वो उतने सच हैं या उनमें कुछ हिस्सा था जो छुपा लिया गया था। धन्यवाद।